सफलता क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार आप लोगों को केमिस्ट्री की कुछ इस टाइप के टिप्स दूंगा जिसकी हेल्प से आप ये समझ सकते हैं कि जो एक मॉलिक्यूल है उसकी प्रॉपर्टी कैसे हम चेक करेंगे। मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए ये जरूरी होता है कि हम उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को समझें। आज का जो हमारा सेशन है उस सेशन में हम लोग इस बात पर ही ध्यान देने वाले हैं, कुछ ऐसे केसेस हम लोग करने वाले हैं जिन केसेस में हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की बात करेंगे और उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, उस मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन, इसके बेस पर हम उसकी प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए नाउ वी स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं और जो मॉलिक्यूल मैं यहां पर सबसे पहले कंसीडर करूंगा, जिस मॉलिक्यूल की हमें सबसे पहले बात करनी है, उस मॉलिक्यूल में अगर मैं यहां पर बात करूं तो वो मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूं यहां पर, जहां से शुरुआत करते हैं हम बेटा, वो है हमारे पास में BF3 और इसके साथ में मैं कुछ और मॉलिक्यूल्स भी यहां पर लिखूंगा और हम उन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। देखो जैसे एक मेरे पास BF3 है, सेकंड मेरे पास में यहां पर BCl3 है, फिर हमारे पास में यहां पर बेटा BBr3 है और यहां पर हमारे पास में BI3 है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर मेरे पास में ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमें जो बात यहां पर समझनी है, इन 4 मॉलिक्यूल्स में जो टॉपिक हमें समझना है वो टॉपिक ये समझना है बेटा कि ये जो हमारे पास में 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इन 4 मॉलिक्यूल्स में से कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा एसिडिक है, कौन सा मॉलिक्यूल कम एसिडिक है। यानी कि मतलब ये निकला कि हम यहाँ पर इन चारों मॉलिक्यूल्स की एसिडिक कैरेक्टर को चेक करना चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि इनकी एसिडिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होना चाहिए या लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होना चाहिए। ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो आप एक बार इसको सोचिए कि इस केस में क्या जवाब आप लोगों का आता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही जवाब सोचेंगे और सही तरीके से इसको प्लान अप करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने जिस क्वेश्चन को आपके सामने रखा है ये वो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। कई सारे कॉम्पिटिशन्स के अंदर लगातार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए अगर मान लो मैं यहां पर बात करूं तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास में यहां पर बोरोन एटम है, ये बोरोन एटम फ्लोरीन से अटैच्ड है। और अगर ये बोरोन एटम फ्लोरीन से अटैच्ड है तो इस केस में जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पर बोरोन, यहाँ पर मैंने फ्लोरीन लगाया है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है और यहाँ पर भी हमारे पास फ्लोरीन है। अगर मान लीजिए मैं इससे नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात यहाँ पर करता हूं तो देखो बेटा यहाँ पर मेरे पास में क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ रहा था या घट रहा था, और इसके लिए मैं इन 2 केसेस को एक्सप्लेन करूंगा। तो इससे हमें जो बात है वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखिए इस केस में चूंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये फ्लोरीन ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को अटैक करेगा। ये क्लोरीन उतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं वो समझिए, मैंने क्या कहा है। अगर ये फ्लोरीन ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को अटैक करेगा तो इस बोरोन पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव पावर ज्यादा होनी चाहिए।
और अगर इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए तो BF3 को BCl3 से और BCl3 को BBr3 से और BBr3 को Bi3 से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। मतलब जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का एक्सपेक्टेड ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, दोबारा से कहता हूं। मैंने ये कहा है, मैंने यहां पर ये कहा है कि जब इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को ज्यादा पावरफुली अटैक करेगा। और अगर ये ज्यादा पावरफुली इलेक्ट्रॉन्स को अटैक करेगा तो उस केस में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा और इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर बढ़ेगी। और अगर इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर बढ़ेगी तो इट शुड बी मोर एसिडिक। इसलिए मैंने कहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है हमारा, जो हमारा यहां पर एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो ये होना चाहिए। लेकिन खास बात यहां पर कुछ अलग है। खास बात यहां पर यह है कि जो इनका एक्चुअल ऑर्डर है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का जो एक्चुअल ऑर्डर है वो इससे बिल्कुल उल्टा है। जो एक्चुअल ऑर्डर है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का इनका BF3 से ज्यादा BCl3 एसिडिक होता है और BCl3 से ज्यादा BBr3 होता है और इससे भी ज्यादा यहां पर Bi3 होता है। इट इज द एक्चुअल ऑर्डर। तो ऊपर तो मैंने यहां पर जो लिखा है वो लिखा है यहां पर एक्सपेक्टेड ऑर्डर, और एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ को, बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करने का जो हमारा कॉमन मेथड होता है, जो कॉमन तरीका होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर ये ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन मैंने पहले ही बोला है कि एक्चुअली जो ऑर्डर है वो इसका उल्टा है। और अगर वो उल्टा है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। अब हम सोचने के लिए मजबूर हैं कि आखिरकार ये वाला ऑर्डर किस फिनोमिना या किस प्रोसेस के बेस पर एक्सप्लेन हो सकता है। इसलिए मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप इसको सोचिए एंड अगर आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं, एक्सप्लेन, अगर इसका जो आंसर है, जो टॉपिक है उसको अगर आप बता सकते हैं तो फिर कहानी आगे बढ़ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको सोचा होगा कि इस केस में क्या होना चाहिए, इसका आपने विचार बनाया होगा। चलिए खैर, अब मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन करता हूं कि इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ जवाब दिया भी है इसका कि क्या इस केस में जवाब आना चाहिए। एंड जो इसका सही जवाब है वो होता है बैक बॉन्डिंग। करेक्ट, जिन्होंने जवाब दिया है वो सही है उनका, और वो है बैक बॉन्डिंग। जिन्होंने नहीं दिया है उनको लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का क्या मतलब है। देखो, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अगर मैं यहाँ पर इस BF3 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो BF3 मॉलिक्यूल की एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसी होती है, BF3 मॉलिक्यूल की एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसी होती है, पहले हम उसकी बात करेंगे। अगर आप यहां पर BF3 की बात करें तो यहां पर F, यहां पर हमारे पास में F और यहां पर भी हमारे पास में F। अब क्वेश्चन यहां पर ये है, अब क्वेश्चन यहां पर ये बनता है कि अगर इन तीनों जगह पर यहां पर F है तो इस केस में ये जो बोरोन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपको इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सोचना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का भी हमारे पास में मेथड होता है और हाइब्रिडाइजेशन को भी हम उस मेथड की हेल्प से फाइंड आउट कर पाते हैं। तो मैं यहां पर उम्मीद करता हूं
कि आप यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से सोच सकते हैं कि इस केस में क्या होना चाहिए। देखो बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 की इसने यहाँ पर बॉन्डिंग कर रखी है। 3 इलेक्ट्रॉन तो बोरोन के पास में होते हैं और 3 की इसने यहाँ पर बॉन्डिंग कर रखी है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। इसका sp2 हाइब्रिडेशन है और इसका sp2 हाइब्रिडेशन होकर के अगर आप यहाँ पर ये चेक करें कि किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है, तो इसका मेरे पास में sp2 ऑर्बिटल है, एक sp2 ऑर्बिटल यहाँ पर है बेटा और एक sp2 ऑर्बिटल यहाँ पर है, 3 sp2 ऑर्बिटल है। और इस केस में जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल है जो कि यहाँ पर बॉन्डिंग कर रहा है। इस केस में जो यहाँ पर बॉन्डिंग बन रही है वो 2p और sp2 से बन रही है और इस बॉन्डिंग की वजह से जो बॉन्ड यहाँ पर तैयार हो रहा है वो नॉर्मल टाइप का बॉन्ड है और वो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल टाइप का बॉन्ड जैसा होना चाहिए, नॉर्मल टाइप का बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो मैंने यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड लिख दिया है, नॉर्मल टाइप का बॉन्ड यहाँ पर लिखा है। अगर ऐसा हो जैसा मैंने यहाँ पर समझाया है, अगर केवल ऐसा ही हो तो इस केस में बेटा जो यहाँ पर बोरोन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा दैट विल बी 1। अगर बिल्कुल ऐसा ही इस केस में हो बेटा, तो इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आएगा दैट शुड बी 1, ये 1 आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं है, बल्कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से भी ज्यादा होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा आता है। अब हमें यहाँ पर यह सोचना होता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा कैसे आता है और इसमें एक्स्ट्रा बॉन्डिंग किस तरह से होती है। देखिए, यहां पर हमारे पास में बोरोन का sp2 हाइब्रिडेशन हुआ है। अगर बोरोन का sp2 हाइब्रिडेशन हुआ है तो इस केस में एक p ऑर्बिटल बचा रह गया होगा। तो जो p ऑर्बिटल इसका बचा रह गया है, मान लीजिए पूरा मॉलिक्यूल बोर्ड के प्लेन में है, तो जो p ऑर्बिटल बचा रह गया है मैं उसको इस तरीके से कर देता हूं कि वो ऐसे आएगा, तो वो p ऑर्बिटल ऐसे आया। और इस केस में भी जो फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन में यहां पर 3 p ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py एंड 2pz। तो देखिए बेटा, वो जो 3 p ऑर्बिटल होते हैं उनमें से एक ने तो यहां पर बॉन्ड बना लिया, लेकिन अभी हमारे पास 2 तो बचे हुए हैं और जो 2 p ऑर्बिटल बचे हुए हैं वो भी इलेक्ट्रॉन वाले हैं, उनके पास में इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है। तो मैं जो यहाँ पर बात समझा रहा हूं वो ऐसे बनेगी कि इसके पास में भी हमारे पास में 2p ऑर्बिटल है और इसमें इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है और इसके पास भी यहाँ पर हमारे पास में 2p ऑर्बिटल है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास में 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है और इसका जो 2p है वो खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके 2p ने तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन कर लिया, लेकिन इसका एक 2p खाली यहां पर पड़ा हुआ है। अब क्या होगा? अब देखो बेटा क्या होगा इस केस में ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, ये पेयर है और ये वाला पेयर है, ये क्या करेंगे, ये इसके साथ में यहां पर बॉन्डिंग कर लेंगे, ये इसके साथ में यहां पर बॉन्डिंग कर लेंगे इस तरह से करके, ऐसे बैक बॉन्डिंग यहां पर आ जाएगी। तो मतलब ये निकला यहां पर कि एक तो नॉर्मल टाइप की यहां पर बॉन्डिंग है और एक यहां पर पाई बॉन्डिंग है, लेकिन पाई बॉन्डिंग बहुत अजीब तरीके से बनी हुई है। कैसे बनी हुई है कि जो हमारे पास में सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम से एक एटम इधर है, एक यहां पर है, एक यहां पर होगा और एक यहां पर होगा। ये जो सेंट्रल एटम है उसका 2p ऑर्बिटल अगर केवल एक ही 2p ऑर्बिटल के साथ में बॉन्डिंग करता, अगर इसका 2p ऑर्बिटल एक ही 2p के साथ में बॉन्डिंग करता तो ये नॉर्मल बॉन्ड होता। लेकिन यहां पर जो ये ऑर्बिटल है, जो ये 2p ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल के साथ में बॉन्ड बना रहा है, एक के साथ में नहीं बल्कि ये 3 ऑर्बिटल के साथ में यहां पर बॉन्ड बना रहा है। और अगर ऐसा होता है तो आपको ये याद रखना है कि अगर ऐसा कभी भी हो जाए तो इस कंडीशन में आप ये कहानी याद रखेंगे कि इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है उसी को ही हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। अगर इसकी और इसकी केवल बॉन्डिंग होती तो ये नॉर्मल टाइप का पाई बॉन्ड होता, लेकिन इस बीच वाले की इन तीनों के साथ में बॉन्डिंग है, इसलिए ये बैक बॉन्डिंग है।
तो बैक बॉन्डिंग का मतलब या तो एक सेंट्रल एटॉमिक ऑर्बिटल चारों तरफ से कई सारे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करे तो बैक बॉन्डिंग होगी, या फिर जो हमारे पास में जो बीच में जो ऑर्बिटल है, जो बीच में कई सारे ऑर्बिटल, मान लीजिए कहीं ऐसा हो जाए कि कई ऑर्बिटल मेरे पास में हो और वो वहां पर कई सारों के साथ बॉन्डिंग करे, तो जब ऐसा बनेगा केस तो तभी आप उसको बैक बॉन्डिंग कहेंगे। और इसमें दोनों केस हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि बीच वाला खाली हो, किनारे वाले भरे हुए हो, जैसा इसमें हो रहा है। उल्टा भी संभव है, बीच वाला भरा हुआ हो और किनारे वाले खाली हो। तो सेंट्रल यहां पर वैकेंट है और पेरिफेरल यहां पर भरे हुए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसका उल्टा भी संभव है, सेंट्रल भरा हुआ हो और जो किनारे वाले हैं पेरिफेरल हैं वो यहां पर खाली हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ आई है। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये बेटा कि जो बीच वाला केस मेरे पास में है, इस बीच वाले केस में एक ऑर्बिटल ने 3 जगहों पर ओवरलैपिंग की। जब एक ऑर्बिटल ने 3 जगह पर ओवरलैपिंग की तो इसका मतलब एक बॉन्ड 3 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बॉन्ड एक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 प्लेसेस। तो इससे बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा? देखो ये वाला तो 1 तो बॉन्ड है ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये वाला तो बॉन्ड है ही है। इसके साथ साथ एक और एडिशनल बॉन्ड यहां पर आ गया और वो आया है हमारे पास में 0.33। तो इससे जो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास में बना दैट विल बी 1.33। तो इस केस में जो एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1.33 के आसपास होता है। अगर बैक बॉन्डिंग ना हुई होती तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर था ये केवल 1 रह जाता, लेकिन इस समय पर जो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर है 1.33 के बराबर है। मैं छोटी सी बात जो मैंने यहां से स्टार्ट की थी इसको दोबारा से कंसीडर करता हूं और दोबारा से आपको बताता हूं। इस वाले केस में अगर आप बैक बॉन्डिंग कंसीडर करेंगे, इस वाले केस में अगर आप बैक बॉन्डिंग कंसीडर करेंगे पहले वाले में, तो देखिए बेटा जो बैक बॉन्डिंग होगी वो बैक बॉन्डिंग इसके 2p और फ्लोरीन के 2p के बीच में होगी बैक बॉन्डिंग। BCl3 में जो बैक बॉन्डिंग होगी, BCl3 के अंदर जो बैक बॉन्डिंग होगी वो बोरॉन के 2p और इसके 3p के बीच में बैक बॉन्डिंग होगी। अगर मान लो हम यहां पर ब्रोमीन पर जाते हैं तो इस केस में यहां पर हमारे पास बोरोन का 2p और ब्रोमीन का यहां पर हो जाएगा हमारे पास में 4p, इसका हो जाएगा 4p, इसमें बैक बॉन्डिंग होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी मेरी बात को समझ पा रहे हैं। और अगर मैं BI3 की बात करता हूं तो BI3 में यहां पर हमारे पास में 2p और यहां पर हमारे पास में 5p, इसके बीच में यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। इस केस में यहां पर ये वाली बैक बॉन्डिंग आएगी। अब फिर एक बार सोचो कि जब ये वाली बैक बॉन्डिंग आएगी तो इस केस में बैक बॉन्डिंग कौन सी सबसे मजबूत होगी और कौन सी बैक बॉन्डिंग सबसे कमजोर होगी? एक बार हिसाब लगाइए और सोचिए कि इस केस में बैक बॉन्डिंग का क्या ऑर्डर बनना चाहिए, कौन सी मजबूत होगी कौन सी कमजोर होगी यहां पर। ओके, यस, जवाब आया है। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी बैक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए, फर्स्ट और लास्ट। बस अगर इतना सामने जवाब दे दिया तो इसका मतलब हम बातों को यहां पर समझ पाए हैं कि क्या टॉपिक बन रहा है। चलिए अब मैं एक बार यहां पर डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको बेटा। देखो 2p एंड 2p, तो जो ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग इस तरह से आएगी। लेकिन इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या है, यहां पर ये 2p, लेकिन जो दूसरा ऑर्बिटल हमारे पास है वो ऑर्बिटल थोड़ा सा बड़ा है। इस केस में वो ऑर्बिटल इस तरीके से बड़ा है। अगर ये ऑर्बिटल बड़ा है तो इस केस में क्या होगा बेटा कि इसकी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहां पर होगी, लेकिन इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर होगी। सेम उसी तरीके से इस वाली जगह पर भी, यानी कि इस साइड में भी ऐसा ही होगा।
तो इस वाले केस में तो जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वहीं पर ही ओवरलैपिंग हो गई, लेकिन इस वाले केस में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम यहां पर थी और इसकी यहां पर थी। इस केस में, इस कंडीशन में ये वाली ओवरलैपिंग कमजोर पड़ जाएगी और यहां पर जो बैक बॉन्डिंग होगी वो वीक हो जाएगी, यहां पर और वीक हो जाएगी और यहां पर और कमजोर हो जाएगी, या ये कहिए कि यहां पर लास्ट वाले केस में बैक बॉन्डिंग नेग्लिजिबल होगी। तो अब ये तो मैंने समझा दिया कि बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर यहां पर क्या आ रहा है, लेकिन अब आपको ये भी समझना है इस केस में कि इस बैक बॉन्डिंग से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या लेना देना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का इनकी बैक बॉन्डिंग से क्या संबंध है, वो भी हमें समझना होगा। तो देखिए अब हम यहां पर ये देखेंगे कि बैक बॉन्डिंग का इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या संबंध था, क्या रिलेशन था। तो देखिए बेटा, इस वाले केस में बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई। अगर बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई तो आप समझ सकते हैं कि अगर बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई है तो इस केस में जो ये वैकेंट ऑर्बिटल है, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आकर के ये बीच वाला वैकेंट ऑर्बिटल फुलफिल हो जाएगा, ये बीच वाला वैकेंट ऑर्बिटल भर जाएगा। और जब ये वैकेंट ऑर्बिटल भर जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। जब इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को ही तो हम एसिडिक नेचर कहते हैं। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा पावरफुली लेता है, पावरफुली अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, वो बढ़िया लुईस एसिड होता है, और जो नहीं करता है वो कमजोर लुईस एसिड होता है। तो इस केस में ड्यू टू बैक बॉन्डिंग जो इसका 2p ऑर्बिटल है वो भर चुका है और इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का जो टेंडेंसी है वो कमजोर पड़ जाएगी, और अगर वो कमजोर पड़ जाएगी तो इस केस में ये वीकर एसिड हो जाएगा। तो यहां पर जो हमारे पास में रिलेशनशिप आई वो ये आई कि ये ऑर्डर तो यहाँ पर गलत है, और जो एक्चुअल ऑर्डर आएगा यहाँ पर वो आएगा BF3 से ज्यादा हमारे पास में BCl3 से ज्यादा हमारे पास BBr3 और इससे भी ज्यादा हमारे पास में that will be Bi3. It will be the actual order of acidic strength for these acids. एक पॉइंट तो मैंने ये समझाया। बैक बॉन्डिंग से संबंधित मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर और आपको समझाऊंगा। एक और टॉपिक ऐसा ही है जो मैं आपको समझाऊंगा। वैसे तो बैक बॉन्डिंग के बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमें देखने होते हैं बैक बॉन्डिंग में, लेकिन फिर भी जितने हम कर सकते हैं उतने हमें जरूर तैयार करने चाहिए। जो जो हम लोग तैयार कर सकते हैं वो हमें तैयार करने चाहिए। तो एक और केस मैं यहाँ पर ले रहा हूं। जो एक और केस है मेरे पास वो एक्चुअल में नाइट्रोजन है यहाँ पर, और इससे अटैच्ड है SiH3 और इससे यहाँ पर अटैच्ड है SiH3 और इसी से ही हमारे पास में यहाँ पर अटैच है SiH3। मेरे पास में ये एक मॉलिक्यूल है। अगर आप इस मॉलिक्यूल पे ध्यान दें और आप इस केस में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर पता करने की कोशिश करें कि इस केस में जो सेंट्रल एटम है, जो इस केस में नाइट्रोजन एटम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब तुरंत दे सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि सर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 को इन्होंने यहाँ पर शेयर अप कर रखा है। तो 3 बॉन्ड पेयर आ गए, 3 बॉन्ड पेयर आ गए और एक आ गया लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 है मेरे पास में लोन पेयर। और अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो होना चाहिए sp3। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो होना चाहिए sp3 और इसकी प्रॉपर्टीज को sp3 के अकॉर्डिंग आना चाहिए। लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अगर ऐसा होता कि इसका हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का sp3 होता और इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज
इस नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर आनी होती तो ये पक्की बात है कि मुझे आप लोगों को बताने की भी जरूरत ना पड़ती, फिर तो टॉपिक कोई खास टॉपिक होता ही नहीं, नॉर्मल केस बन जाता। कंपटीशन के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मल टाइप से हल्का सा हटके आते हैं, हल्का सा हटके, बहुत ज्यादा नहीं। बस जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया वो नॉर्मल से हटकर जो थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, जो नॉर्मल ट्रैक से हटके जो क्वेश्चन आता है, वो उस क्वेश्चन को सोच लेते हैं और उस क्वेश्चन को कर ले जाते हैं। जो नहीं सोच पाते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। तो मेरी कहानी यहां पर है कि इस केस में इस सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होना चाहिए, बट एक्चुअली इट इज sp2। जो इसका एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। अब अगर इसका एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, देखो बेटा क्या क्या होगा इसमें। यहां पर sp2, यहां पर भी sp2, यहां पर भी हमारे पास में sp2, और जब भी कभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जब भी कभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आप समझ सकते हैं उस टाइम पर कि उस केस में एक p ऑर्बिटल बचा रह जाएगा। तो यहां पर sp2 हाइब्रिडेशन है और एक p ऑर्बिटल, एक 2p ऑर्बिटल यहां पर हमारे पास रिमेनिंग है, हमारे पास 2p ऑर्बिटल बचा हुआ है। क्लियर हुआ ये? तो ये कहानी बन गई। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अब मैं यहां पर एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। यहां पर 2p ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर मैं यहां पर इस सिलिकॉन पर ध्यान दूं तो इस सिलिकॉन में इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। समझ लीजिए, इसको भी यहां पर एक्सप्लेन करना जरूरी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसको करना हमें जरूरी पड़ेगा। यहां पर मेरे पास में H है बेटा, यहां पर H है और यहां पर H है। और अगर मैं सल्फर के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, यहां पर सिलिकॉन के हाइब्रिडेशन की मैं यहां पर बात करूं तो देखिए ये आएगा sp3, ये आएगा यहां पर sp3। ठीक, अब ये sp3 तो आ गया, यहां पर sp3 आया और यहां पर ये sp2 है। तो यहां पर एक बॉन्ड बना मेरे पास में, नॉर्मल टाइप का बॉन्ड है वो तो, और जिस बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं वो बन गया सिग्मा बॉन्ड। ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये भी हाइब्रिड। लेकिन बेटा मेरे ख्याल में आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, और जो कार्बन फैमिली के एलिमेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 हैं इसके पास में और हाइब्रिडेशन हो गया। लेकिन सिलिकॉन के केस में वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी होता है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी होता है इसमें। तो यहां पर मैंने जिस वैकेंट 3d ऑर्बिटल की बात की है मैं उसको भी यहां पर बना के दिखा देता हूं, और वो ऑर्बिटल मैंने यहां पर देखो बेटा ये बना दिया। ये है मेरे पास में वैकेंट 3d। अब होगा क्या इस केस में? इस केस में होगा ये कि देखिए ये यहां पर बैक बॉन्डिंग करेगा, ये यहां पर बैक बॉन्डिंग करेगा, और सेम उसी तरीके से इसकी बैक बॉन्डिंग देखो बेटा इधर भी होगी और इधर भी इसकी बैक बॉन्डिंग होगी। मतलब जो बीच वाला यहां पर नाइट्रोजन का एटम है, वो नाइट्रोजन का एटम इन तीनों के साथ में बैक बॉन्डिंग कर लेगा। समझ में आया मैंने क्या कहा है? ये तीनों के साथ में यहां पर बैक बॉन्डिंग कर लेगा। और अगर ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा तो याद रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर यहां पर कम अवेलेबल होगा, इसकी अवेलेबिलिटी यहां पर कम हो जाएगी। और अगर इसकी अवेलेबिलिटी यहां पर कम हो गई तो इसका बेसिक कैरेक्टर, इस कंपाउंड का बेसिक कैरेक्टर जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा बेसिक कैरेक्टर। तो मतलब ये निकला कि इस केस में ड्यू टू बैक बॉन्डिंग
यहां पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, जिसकी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर घट गया। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करे, अगर यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए तो उस केस में प्रॉब्लम ये आएगी कि ये p ऑर्बिटल खाली नहीं, ये p ऑर्बिटल यहां पर नहीं बचेगा, और जब p ऑर्बिटल नहीं बचेगा तो बैक बॉन्डिंग भी संभव नहीं होगी। तो इस एक्स्ट्रा बैक बॉन्डिंग को करने की वजह से ये अपने हाइब्रिडाइजेशन को sp3 नहीं रखेगा, और जो हाइब्रिडाइजेशन है यहां पर वो sp2 होगा। बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडेशन भी चेंज हो गया और ये मॉलिक्यूल प्लेनर हो गया, क्योंकि sp3 होता तो टेट्राहेड्रल होता, लेकिन अब चूंकि sp2 है तो अब इस केस में ये प्लेनर हो जाएगा। तो आपने यहां पर ये समझा है कि जो बैक बॉन्डिंग है वो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को किस तरह से चेंज करती है। मैंने केवल 2 ही एग्जांपल लिए हैं, लेकिन बैक बॉन्डिंग के बहुत सारे एग्जांपल हैं। वी हैव मेनी एग्जांपल जिनके ऊपर क्वेश्चंस कंपटीशन के अंदर, आईआईटी के अंदर, नीट के अंदर, जीमेन के अंदर जो कॉम्पिटिशन्स हैं हमारे, उनके अंदर क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस को हम लोगों को करने के लिए जो अपनी बेसिक अप्रोच है हाइब्रिडाइजेशन की, VSEPR थ्योरी की, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की, इनकी जो बेसिक अप्रोच है वो हमें अप्लाई करनी चाहिए प्रॉपर वे में। तो आज के सेशन में मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों ने इन दोनों चीजों को, इन दोनों मॉलिक्यूल को और बैक बॉन्डिंग वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा, इसको कर लिया होगा बढ़िया से। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन स्टूडेंट्स का फ्यूचर बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो स्टूडेंट इसी ही साल आईआईटी के अंदर, नीट के अंदर, जीमेन के अंदर सेलेक्ट हो जाने चाहिए। एक टीचर को तभी अच्छा लगता है जब उसके स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, जब उसके स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यू आर स्ट्रेंथ ऑफ टीचर्स। चलिए मेहनत करिए और आगे बढ़िए, और हम लोग भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जो इंफॉर्मेशन है, जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, उनको लेकर के आपके सामने आते रहेंगे, और ये कोशिश करते रहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।